वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी पहले पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर का ट्रांसफर होना कहाँ से, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी। नाम से पता चला हेरिडिटी मीन्स होता है किसी भी चीज़ का ट्रांसफर होना, उसे कहते हैं हेरिडिटी। तो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जब कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज वेरिएशन। क्या होता है, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। जैसे दो स्पीसीज होती हैं, दोनों स्पीसीज एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ वेरिएशन उनमें क्रिएट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेरिएशन। ऐसे एग्जांपल में अगर हम हाइट की बात करें, ह्यूमन की हाइट की बात करें तो कुछ लोग टॉल होते हैं, कुछ लोग कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो ये क्या हुआ, वेरिएशन क्रिएट हुआ। और अगर हम ईयर लोब्स की बात करें तो किसी के पास अटैच्ड ईयर लोब प्रेजेंट होता, किसी के पास फ्री ईयर लोब प्रेजेंट होता। अटैच ईयर लोब क्या होगा, जो कि ये हेड रीजन से बिल्कुल अटैच रहता है, उसे कहते हैं अटैच ईयर लोब। किसी किसी का बिल्कुल फ्री रहता है, अटैच नहीं रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्री ईयर लोब। तो ये क्या हो गया, ये वेरिएशन हुआ, हाइट का वेरिएशन हुआ, ईयर लोब्स का वेरिएशन हुआ। देन नेक्स्ट इज क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम किसमें होता है, न्यूक्लियस में। और दूसरी चीज, न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या करता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता। अब इस डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। और यही जीन जो होता है ये पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स से कैरेक्टर जो है वो किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग में। क्या सीक्वेंस था, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास क्या होगा, डीएनए होगा, और इस डीएनए के पास क्या होगा, जीन होगा। और यही जीन जो होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। और इस जीन को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीन ही क्या करता है, कैरेक्टर को पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर करता है। तो कौन सी चीज है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रही है, दैट इज जीन। The next is dominant gene, the gene which decide the appearances of an organism even in the presence of an alternative gene. Dominant gene क्या होता है, जैसे कि लिखा है स्मॉल टी और कैपिटल टी। इसमें जो कैपिटल टी होगा ये हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, बट स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है दूसरा जीन की प्रेजेंस की वजह से भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, उसे कहते हैं डोमिनेंट जीन। द नेक्स्ट इज रेसेसिव जीन, द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। जब आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट होंगे तभी वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, बाकी अल्टरनेटिव जीन प्रेजेंट होंगे तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल में क्या, स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, दोनों आइडेंटिकल जीन है, और ये दोनों है क्या, ये रेसिसिव है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रेसिसिव जीन हो गया। बट जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है तो कैपिटल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो ये क्या है, रेसिसिव है। तो रेसिसिव जीन अपने कैरेक्टर को किस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, जब दो आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट होते हैं तभी रेसिसिव जीन अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। देन नेक्स्ट इज ग्रीगर मेंडल वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट। ग्रीगर मेंडल सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी किया था, किसके ऊपर, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। ये बताया था किस तरीके से पेरेंट्स से कैरेक्टर उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किसका यूज किया था, पी प्लांट का। मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया था, पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। Mendel chose a pea plant for study the inheritance because pea plant have a number of clear-cut difference which easy to tell the plant. अब रीज़न मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों लिया था, प्लांट तो बहुत सारे होते हैं बट इन्होंने पी प्लांट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे सबसे पहला रीज़न ये है कि इन्होंने अपने गार्डन में पी प्लांट की ग्रोथ करवाई थी, तो इनको ईजिली मिल गया था पी प्लांट। और इन्होंने जब ये भी देखा कि पी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट है, इसीलिए जैसे कि कुछ टॉल होते हैं, कुछ डॉर्फ थे, कुछ का कलर येलो था, और कुछ का कलर कैसा था, ग्रीन था, कुछ राउंड थे और कुछ रिंकल्ड थे, कुछ कैसे थे, उनके पॉड के कलर, पॉड के फ्लावर के स्टेम के कलर के बेस पे इन्होंने जो है
क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इतनी सारी वैरायटीज, कुछ टॉल, कुछ डॉर्फ, कुछ येलो कलर के, कुछ ग्रीन कलर के, कुछ राउंड थे, कुछ रिंकल्ड थे। इस तरीके से उन्होंने देखा पी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज प्रेजेंट होती है, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था क्या बताने के लिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। The next is monohybrid cross. Study the inheritance of one pair of contrasting character, that is tallness and dwarfness of the pea plant. मोनोहाइब्रिड, नाम से पता चला, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक सिंगल कैरेक्टर को लेके स्टडी करना उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड। तो सिंगल कैरेक्टर क्या लिया था, स्टेम प्लांट, जो पी प्लांट था उसकी स्टेम जो है टॉल है कि डॉर्फ है, ये दो कैरेक्टर हो गए। क्या हो गया, स्टेम की टॉलनेस के बारे में और स्टेम की डॉर्फनेस के बारे में बताया गया था। तो ये क्या लिया गया था, स्टेम, ये बताया गया था कि कौन कौन से कैरेक्टर लिए गए थे, टॉल लिया गया था और क्या लिया गया था, डॉर्फ लिया गया था। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया जा रहा है। कुछ प्लांट कैसे होते हैं, उनकी स्टेम टॉल होती है, कुछ कैसे होती है, उनकी स्टेम डॉर्फ होती है। तो क्या लिया गया था, स्टेम की हाइट ली गई थी, हाइट ऑफ द स्टेम पे एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, मेंडल ने किया था। तो एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया गया, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब हो गया टू, जब दो कैरेक्टर को लेके स्टडी करना उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर कौन कौन से लिए गए थे, एक लिया गया था राउंड येलो सीड लिया गया था, दूसरा क्या लिया गया था, रिंकल्ड ग्रीन सीड। क्या लिया गया है, एक लिया गया राउंड येलो सीड, दूसरा क्या लिया गया था, रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो दो कैरेक्टर हुए, एक कैरेक्टर ये हुआ, दूसरा ये हुआ। तो इन दोनों कैरेक्टर को जब मेंडल ने क्रॉसिंग कराई थी, तो आगे देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो क्या आता है जब मेंडल ने क्रॉसिंग कराई थी। उसके बाद है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के 3 लॉ थे। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताता है, किसको बताता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस समय जब कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं, मींस जब कैरेक्टर पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कैरेक्टर का सेग्रीगेट होना, मींस अलग अलग होना। उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट। इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट के द्वारा जो है क्या बताया गया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बताया गया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्या बताया गया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और लॉ, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, कौन कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस से इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है जो पेरेंट्स से कैरेक्टर उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मीन जब रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है उस समय जब कैरेक्टर उनके पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में जा रहे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट। इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट से मेंडल ने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, हम सिंगल वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टेम की हाइट लेते हैं। स्टेम की हाइट मींस कुछ स्टेम कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, कुछ डॉर्फ होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जो इन्होंने बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट बाय द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते और वो 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे, राउंड येलो सीड और दूसरा क्या था, रिंकल्ड ग्रीन सीड। ये 3 लॉ थे किसके, मेंडल के। अब हम एक एक लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जो बताया था वो किसकी मदद से बताया था, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस की मदद से। किसकी मदद से, लॉ ऑफ डोमिनेंस की मदद से। इसमें क्या किया था इन्होंने, 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, कौन कौन सा, टॉल प्लांट एंड नेक्स्ट इज डॉर्फ प्लांट। टॉल के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल टी। ये जो होता है कैपिटल टी ये क्या है, एलील्स है। और डॉर्फ के लिए क्या लेंगे, स्मॉल टी। अब हम इन दोनों की क्रॉसिंग कराते देखते क्या रिजल्ट आता है। ये जो हम बॉक्सेस बनाते हैं इस बॉक्स को क्या कहते हैं, इस बॉक्स को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। इसका एक कैरेक्टर ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। देन नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, देन नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये कैरेक्टर अब हमने लिख लिया। अब फिर इसी की हम क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं। क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉसिंग। जो इसका ये रिजल्ट आए इसी को हम यहीं यहाँ पे लिखेंगे और नेक्स्ट इधर लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी देन स्मॉल टी। अब देखते हैं इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है और इसका जीनोटिपिक रेशियो।
फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो के बीच में डिफरेंस क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है फिजिकल रेशियो, मीन्स जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, हमारी नेकेड आइट से हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे कुछ प्लांट हमें दिखे कि ये छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, वो हमारी आंखों से हमें दिखाई दे रहा। बट कुछ प्लांट कैसे हैं, प्योर टॉल हैं, कुछ प्योर डॉर्फ हैं, कुछ जो है हाइब्रिड टॉल है। ये कैरेक्टर हमें दिखाई नहीं देगा, ये कैरेक्टर हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो कैरेक्टर कैसा है, जेनेटिक है, उसके इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो वो कैरेक्टर हमें दिखाई दे नहीं रहा अपने नेकेड आइज से। तो जो कैरेक्टर हमारी नेकेड आइज से एक्सप्रेस नहीं होता, मीन्स दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जो हमें दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। अब देखते हैं कि क्या कैरेक्टर फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो कैसे आता है। जैसे कि ये क्या है, ये भी टॉल होगा, और ये भी क्या है, ये भी टॉल है, क्योंकि स्मॉल कैपिटल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, ये भी टॉल है। ठीक है, ये तीन प्लांट कैसे आ गए, टॉल, और एक कैसा है, डॉर्फ है, एक कैसा है, डॉर्फ। तो तीन कैसे है, टॉल है और एक डॉर्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3 प्लांट टॉल 1 इज डॉर्फ। तो रेशियो क्या है, 3:1। अब नेक्स्ट इज जीनोटिपिक रेशियो, जो हमारी नेकेड आइज से हमें दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे कि ये क्या है, ये है प्योर टॉल, ये क्या है, प्योर टॉल, बट ये क्या है, ये है हाइब्रिड टॉल। ये कैसा है, हाइब्रिड टॉल। और ये भी क्या है, ये भी है हाइब्रिड टॉल। देन नेक्स्ट इज ये क्या है, ये प्योर डॉर्फ है। ठीक है, ये कैरेक्टर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, बस हमें दिखाई दे रहा है वो छोटा है बड़ा है, वो छोटा है बड़ा है, बट उसके इंटरनल ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है वो हमें नहीं दिखाई दे रही थी। तो वो क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो। तो एक क्या है, प्योर टॉल, दो कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल, और एक कैसा है, प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ। एक प्योर टॉल और दो कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल, और एक कैसा है, प्योर डॉर्फ। तो रेशियो क्या आता है, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 3:1, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1। नेक्स्ट मेंडल ने बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट की मदद से। इन्होंने इसमें 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। कौन कौन सा लिया था, राउंड येलो सीड लिया था, दूसरा क्या लिया था, रिंकल्ड ग्रीन सीड। अब देखते हैं राउंड के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल आर, और इसी का जस्ट अपोजिट किसके लिए लेंगे, रिंकल्ड के लेंगे स्मॉल आर, और येलो के लिए क्या लेंगे, कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए क्या लेंगे, स्मॉल वाई। अब देखते हैं इनकी क्रॉसिंग करा के रिजल्ट क्या आता है। देन कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। देन नेक्स्ट इज स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये कैरेक्टर आए, क्या क्या आया है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। देन नेक्स्ट इज स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये जो कैरेक्टर आया है, अब इसकी हम क्या करेंगे, आपस में क्रॉसिंग कराएंगे, तब देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मोनो हाइब्रिड रेशियो और जो है उसका जो है फिनोटिपिक रेशियो और उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है। हमने एक गैमेट का हाइब्रिड जो है इधर लिखा, दूसरे गैमेट का हाइब्रिड इधर लिखा, दोनों की क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग कैसे की जाती, जैसे एक कैरेक्टर इसका हम लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, कैपिटल आर, देन इसका कैपिटल वाई, इस तरीके से हम लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार इसको लिखो, एक बार इसको लिखो, फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसे लिखे फिर इसे लिखे, हो गया कैपिटल आर, फिर एक कैरेक्टर ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरीके से हम लिख के क्रॉसिंग कराते हैं। अब देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। देखना है राउंड येलो कितने आते हैं, राउंड ग्रीन कितना आता है, रिंकल येलो कितना आता है और रिंकल ग्रीन कितना आता है। ठीक है, राउंड के लिए हमने कैरेक्टर क्या लिया था, कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, देन ग्रीन के लिए क्या था, स्मॉल वाई, राउंड के लिए वही सेम चीज़ कैपिटल आर, उसके बाद रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, ठीक, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखते हैं राउंड येलो, इस तरीके का कैरेक्टर हमें देखने को कहाँ मिल रहा है। एक तो हमें यही मिल गया, ये हो गया राउंड येलो, ये भी क्या हो गया, राउंड येलो, क्योंकि ये क्या डोमिनेंट होती है तो राउंड होगा ही। फिर उसके बाद ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है, वही हमें हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। स्मॉल वाई तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो रेसिव है। तो ये भी क्या हो गया, राउंड येलो, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया राउंड येलो, ये भी क्या है,
ये भी राउंड येलो। उसके बाद नेक्स्ट ये भी क्या हो गया, ये भी राउंड येलो और ये भी राउंड येलो। और राउंड येलो कहाँ, एक ये राउंड येलो हो गया, एक ये हो गया राउंड येलो, नेक्स्ट ये भी हो गया राउंड येलो। अब बस और कहीं नहीं है राउंड येलो। अब देखते राउंड येलो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड येलो कितनी आए, 9 आए। अब हमें क्या निकालना है, राउंड ग्रीन। इस तरीके का कैरेक्टर हमें कहीं भी दिखाई देगा, वो क्या होगा, राउंड ग्रीन। एक यही दिख गया, ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन। और एक ये भी हो गया राउंड ग्रीन, 2 हो गए। अब ये भी क्या है, ये भी है राउंड ग्रीन, तो 3 हो गए, 1 2 3। राउंड ग्रीन कितने आए, 3। उसके बाद रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड के लिए क्या हो गया, स्मॉल आर स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस तरीके का कैरेक्टर हमें कहीं दिखेगा। ये हो गया एक, ये क्या हो गया, रिंकल्ड येलो। और ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया रिंकल्ड येलो। और ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया रिंकल्ड येलो। तो कितने आए, 1 2 3। कितने आए रिंकल्ड येलो, 3। देन नेक्स्ट लास्ट इज रिंकल्ड ग्रीन। एक बचा ही, ये क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन कितना आया, 1 आया। तो क्या हो गया, 9:3:3:1। राउंड येलो कितना था, 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन 1। तो रेशियो क्या है, 9:3:1। ये क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो के बारे में हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। बस यहाँ पे अभी इस लेवल में सिर्फ और सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो ही पूछा आता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। The next topic is how blood group are inherited। अब हम देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे। अब हम देखेंगे ये जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये किस तरीके से पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ होता है। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब देखते हैं इन ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है। जैसे इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए। दूसरा तरीका लिखने का, IA स्मॉल आई। इस तरीके से ये जो आई होता है, ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं, इनको आई जीन क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए हम आई लगा रहे हैं। उसके बाद बी के लिए क्या होगा, आई बी और IB स्मॉल आई। ठीक है, AB के लिए क्या होगा, IA IB। O के लिए क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है, फादर का ब्लड ग्रुप है A और मदर का ब्लड ग्रुप है B। हमें ये बताना है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। कैरेक्टर लिखते हैं, फादर का A है तो A के लिए क्या लेंगे, IA स्मॉल आई। ये सेकंड हम लेंगे, ये हर का सेकंड कैरेक्टर लेके, जैसे इन दोनों का जो है दूसरा कैरेक्टर लेके हम क्रॉसिंग कराएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, IA स्मॉल आई। उसके बाद B के लिए होगा IB स्मॉल आई। ठीक है, IA स्मॉल आई, देन IB स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई। इसमें ये ब्लड ग्रुप क्या आएगा, AB। इससे क्या होगा, I तो रेसिव है, A डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही कंडीशन, B ब्लड ग्रुप। इसमें क्या होगा, O ब्लड ग्रुप। तो क्या क्या चांसेस होंगे, A का भी होगा, B का भी होगा, AB का भी होगा और O का होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे AB O। तो जब फादर का ब्लड ग्रुप A होगा, मदर का ब्लड ग्रुप B होगा, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर का ब्लड ग्रुप B है। हमें बताना है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। O के लिए हम क्या लेंगे, स्मॉल आई। देन B के लिए क्या लेंगे, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, क्या होगा, IB स्मॉल आई, देन IB स्मॉल आई। क्या आया, इससे कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, B आएगा। इससे क्या होगा, इससे भी B होगा। ये तो रेसिव है। जब रेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होंगे, जब 2 आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट होंगे और वो दोनों रेसिव होंगे, तभी रेसिव अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, O होगा।
तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, बी हो सकता है और ओ हो सकता है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, मदर का बी है, तो उनके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी हो सकता है या तो ओ होगा। The next is sex determination. The process by which the sex of a person is determined is called sex determination. ऐसा प्रोसेस जिसमें पर्सन के सेक्स के बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है कि मेल है कि फीमेल है, उसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे मेल के लिए क्या होता है एक्स वाई और फीमेल के लिए क्या होता है एक्स एक्स। ये क्या इनके सिंबल्स हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से हमें पता चलेगा मेल होगा कि फीमेल। जैसे कि मेल के लिए क्या है, मेल के लिए कैरेक्टर है एक्स वाई, पहले हम फीमेल का लिख देते हैं एक्स एक्स। मेल का है एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। ये क्या हुआ डॉटर, ये भी क्या हुई डॉटर, ये क्या है सन, ठीक, ये क्या है, ये भी क्या है सन। तो 50% चांसेस किसके आ रहे हैं, गर्ल्स के आ रहे हैं, और 50% चांसेस किसके आ रहे हैं, बॉयज़ के आ रहे हैं। अब जो 50% चांसेस किसके हैं, गर्ल्स के, 50% चांसेस किसके होते हैं, बॉयज़ के होते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन पूछा आएगा कि बेबी के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, तो बेबी के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, फादर। कौन करता है, फादर, या हम बोले मेल। क्यों, क्योंकि इनके पास एक ही एक्स होता है, दूसरा क्या है वाई है, जिससे डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। बट फीमेल के पास दोनों ही क्रोमोसोम कैसे होते हैं, सेम होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक्स एक्स होता है। तो बेबी के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, मेल। The next is acquired and inherited trait. अब हम देखते हैं acquired और inherited trait के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं acquired trait की। A trait of an organism which is not inherited but develop in response to their environment. ऐसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स उनकी प्रजननी में ट्रांसफर नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं acquired कैरेक्टर या acquired trait। जैसे कि द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी पास्ड ऑन देयर फ्यूचर जनरेशन। वो अब ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर तब तक नहीं होगा जब तक उनके जेनेटिक या हम बोल सकते हैं उनके रिप्रोडक्टिव स्टेज में कोई चेंजेस नहीं होगा, तब तक कैरेक्टर पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कोई माइस है, ठीक है, माउस है या माइस बोले, माउस है, ठीक है, उसने बहुत सारी बेबी को बॉर्न किया, ठीक, उसके बाद वो जो बेबी उसने बॉर्न किए हैं उनकी टेल कट गई, इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम हो या हमने कट कर दी, सपोज करो हमने उसकी टेल कट कर दी, फिर उसके बाद उसने और भी बेबी प्रोड्यूस किए, तो जो उसकी टेल तो कटी थी, पेरेंट्स की टेल क्या थी, कट थी, ठीक है, बाद में कट हुई, पहले से ये प्रॉब्लम नहीं थी, बाद में कट हुई, तो उनकी जो नई प्रोजेनी हुई वो क्या थी, बिल्कुल एग्जैक्ट थी, मीन्स उसकी टेल फुल टेल डेवलप थी। तो क्या हो रहा है, कैरेक्टर उनके पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो टेल कट रही है वो बाद में हो रहा है, वो इन्वायरमेंट की चेंज की वजह से या हमने उसकी टेल कट की, ठीक है, तब जाके वो चेंजेस, वो पहले से उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, या तो उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या उसके जीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर उसके जीन में कोई प्रॉब्लम होगी या उसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम होगी तभी पेरेंट्स से प्रोजेनी में उनके कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट इज इनहेरिटेड ट्रेट। नाम से पता चला इनहेरिटेड, इनहेरिट होना, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में, उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। जैसे कि अ कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन इट्स जीन कॉल्ड द इनहेरिटेड जीन। जीन में चेंजेस आएंगे, कैरेक्टर क्या होगा, जब जीन में चेंज होगा, या हम डीएनए बोल सकते हैं, डीएनए में चेंज होगा, तो अब उसके बेबी जो उसका प्रोजेनी होगा उसमें भी चेंजेस होंगे। तो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जब कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। जैसे कि द कैरेक्टर विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स, जो कैरेक्टर हम रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से, जैसे कौन कौन से कैरेक्टर हो गए, कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हेयर, हेयर में क्या हो गया, कुछ के हेयर्स करली होते हैं, कुछ के कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। जैसे अगर फादर का हेयर करली था और मदर का हेयर कैसा था, स्ट्रेट था, ठीक है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे कुछ के कैसे होंगे, करली होंगे, कुछ के स्ट्रेट, कुछ के करली, कुछ के स्ट्रेट होंगे, ठीक है। ये हो गया हेयर्स में। अब आई के कलर को लेके समझते हैं। जैसे किसी का अगर फादर का आई कलर ब्राउन है और मदर का आई कलर जो है ये एक लोग का ब्राउन है और एक लोग का हम सपोज करते हैं रेड है, ठीक है, आई कलर, जो उनकी ऑफस्प्रिंग होंगे कुछ का ब्राउन, कुछ का रेड, कुछ का ब्राउन, कुछ का रेड। तो ये कैरेक्टर हम रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, अपने
पेरेंट्स से रिसीव कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। जो कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, जिसको नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। The next is evolution. It is a sequence of gradual change which take place in the primitive organism over a million of year in which a new species were formed. Evolution क्या होता है? Evolution का मतलब होता है कि changes आना। Means evolution का मतलब क्या होता है? Changes होना। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए थे जिसकी वजह से उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ था, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एवोल्यूशन। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। अब कौन कौन से एविडेंस मिले थे जिससे आइडेंटिफाई किया गया था कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहला एविडेंस था होमोलॉगस ऑर्गन, दूसरा था एनालॉगस ऑर्गन, तीसरा था फॉसिल। इन तीन एविडेंस की मिलने की वजह से पता चला था कि किस तरीके से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है पुराने ऑर्गेनिज्म से। देखते सबसे पहले होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। दोज ऑर्गन विच हैव अ सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ऐसा ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट उनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंस होता है, अलग होता है, उसे कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल में 4 लिम्ब ऑफ मैन, लिजार्ड एंड फ्रॉग। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है बट ये अपने 4 लिम्ब से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। उसके बाद नेक्स्ट है एनालॉगस ऑर्गन। दोज ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसा ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा बट हैव अ सिमिलर अपीयरेंसेस, बट दिखने में क्या होगा, सेम होगा, एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। और फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, सेम करेंगे, उन्हें कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। जैसे कि इंसेक्ट और बर्ड का जो विंग होता है उनका स्ट्रक्चर इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट काम क्या करते हैं, फ्लाई का, उड़ने का काम दोनों करते। तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। देन नेक्स्ट इज फॉसिल। अलग अलग एनिमल का फॉसिल कहाँ पे मिला था, अर्थ में मिला था। कहाँ पे मिला था, अर्थ में, अर्थ की क्रस्ट में मिला था, जिससे आइडेंटिफाई किया गया था, उनके फॉसिल से उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया था। सबने बहुत सुना होगा डायनासोर। डायनासोर को किसी ने देखा नहीं था, डायनासोर का फॉसिल मिला था जिससे डायनासोर के स्ट्रक्चर को जो है ड्रॉ किया गया था, बनाया गया था। और किसका फॉसिल मिला था, एमेनॉइड का फॉसिल मिला था। और किसका मिला था, ट्राइलोबाइट का फॉसिल मिला था। किसका किसका मिला था, एमेनॉइड का फॉसिल मिला था, ट्राइलोबाइट का फॉसिल मिला था, और किसका मिला था, डायनासोर। इनके फॉसिल से इनके स्ट्रक्चर को क्या किया गया था, बनाया गया था। The next is Darwin theory of evolution. Charles Robert Darwin gave the theory of evolution in his famous book The Origin of Species. ये जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, डार्विन ने जो है किसके बारे में बताया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था। इनकी एक बुक थी, उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने इस पर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी दी थी उन्होंने, वो बेस्ड होता है, प्लांट के ऊपर भी अप्लाई होता है और एनिमल दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया था मेनली इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रोडक्टिव से रिलेट किया था, और रिप्रोडक्टिव नॉर्मल रिप्रोडक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन से रिलेट किया था फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। इन्होंने कहा था जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा स्पीसीज उतने ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, और स्पीसीज जितने अच्छे से सर्वाइव करेंगे, सपोज उतने ही अच्छे से वो क्या करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेंगे। तो इनका नेचुरल सिलेक्शन जो था, इन्होंने कहा था जो स्पीसीज होती हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों जो है टोटली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। जितना अच्छा नेचर, स्पीसीज उतने अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो डार्विन की जो बुक थी उसका नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अप्लाई बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। प्लांट के ऊपर भी अप्लाई होता है और एनिमल दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद बात की गई थी स्पेसिएशन की। द प्रोसेस बाई विच न्यू स्पीसीज वर डेवलप्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है, पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना। क्या होता है, पुरानी स्पीसीज से नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्पेसिएशन। द नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब हम देखते हैं कि लाइफ पे किस तरीके से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था अर्थ पे। अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी। अच्छे से हम डिटेल में स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में, अभी हम थोड़ा सा ही देख लेते हैं।
H.B.S. Haldane suggested in 1929 that life must have developed from inorganic molecule। जो ये साइंटिस्ट थे H.B.S. Haldane और जो है मिलर थे, इन्होंने और ये जो यूरे थे, इन तीनों साइंटिस्ट ने ये बताया था कि लाइफ का फॉर्मेशन हुआ किससे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि मीथेन से, अमोनिया से, हाइड्रोजन सल्फाइड से। इन्होंने ये बताया इन सारी चीज़ों से मिलकर क्या हुआ है, अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। और इन्होंने ये भी बताया था 1953 में प्रपोज द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये बताया था कि किस तरीके से लाइफ का फॉर्मेशन किस पे हुआ है, अर्थ पे हुआ था। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी कि लाइफ का फॉर्मेशन किस तरीके से अर्थ पे हुआ है। इसके बारे में हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।